नमस्कार। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर 9th को इससे एक क्लास के अंदर पूरा पढ़ेंगे। कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय नंबर 9, इसको इस एक क्लास के अंदर एक साथ पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। इसलिए चैप्टर को लास्ट तक, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अपने चैप्टर का नाम है एंजाइम। इस चैप्टर में एंजाइम के बारे में, एंजाइम की संरचना, एंजाइम की क्रियाविधि, ये सब पढ़ेंगे। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अपने चैप्टर है एंजाइम। तो एंजाइम क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं एंजाइम क्या होता है। तो यह एक जैविक उत्प्रेरक होता है। अब जैविक उत्प्रेरक क्या होता है ये भी हम बात करेंगे। एंजाइम क्या होता है, एक जैविक उत्प्रेरक होता है जो जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। प्रोटीन प्रकृति के, देखो परिभाषा अपने को केवल परिभाषा पूछी जाती है तो क्या लिख के आना है कि प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं उन्हें एंजाइम कहते हैं। ये तो हो गई इसकी परिभाषा कि प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं उन्हें हम एंजाइम बोलते हैं। अब देखो उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक हम किसे बोलते हैं, बात करते हैं उत्प्रेरक क्या होते हैं। कि उत्प्रेरक क्या होते हैं, तो किसी पदार्थ की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया की दर परिवर्तित हो जाती है परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहता है, उन्हें हम उत्प्रेरक बोलते हैं और इस क्रियाविधि को उत्प्रेरण कहते हैं। देखो ध्यान से समझना, उत्प्रेरक किसको बोलते हैं, जो स्वयं में बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता है लेकिन अभिक्रिया की दर को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें हम उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं। कि हमने ये पढ़ा कि जब एंजाइम की परिभाषा पढ़ी, ठीक है, तो एंजाइम क्या करते हैं, जैव उत्प्रेरक का या जैविक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो अब हम ये बात करते हैं कि जैव उत्प्रेरक है वो क्या होते हैं। जैव उत्प्रेरक सजीव कोशिकाओं में कुछ ऐसे कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है जो कोशिकाओं में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ऐसे कार्बनिक पदार्थों को जैव उत्प्रेरक कहते हैं। देखो कहने का मतलब, जितनी भी सजीव कोशिकाएं हैं उनके अंदर कुछ ऐसे पदार्थों का निर्माण होता है जो कोशिकाओं में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, उन्हें जैव उत्प्रेरक कहते हैं। ये हो गई जैव उत्प्रेरक की परिभाषा। अब है एंजाइम की संरचना, कि एंजाइम की संरचना किस प्रकार की होती है। तो हमें पता है कि एंजाइम किस प्रकृति के होते हैं, प्रोटीन प्रकृति के। अगर एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि एंजाइम किस प्रकृति के होते हैं तो जवाब अपने को क्या लिखना है, प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। परंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन है वो एंजाइम नहीं होते हैं। अब देखो राइजोबाइम नामक एंजाइम आरएनए का बना होता है, यह भी एक नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, जो संवर्धन में सहायक होता है। कुछ एंजाइम जैसे पेप्सिन, यूरिएज, ये क्या होते हैं, पूर्ण रूप से प्रोटीन द्वारा निर्मित होते हैं। परंतु कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो अप्रोटीन भाग में पाए जाते हैं। मतलब कुछ तो क्या होते हैं, प्रोटीन से बने हुए होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं, अप्रोटीन भाग में पाए जाते हैं। जो ये ध्यान से समझना, जैसे पेप्सिन, यूरिएज, ये पूर्ण रूप से प्रोटीन द्वारा निर्मित होते हैं। तथा कुछ एंजाइम प्रोटीन भाग के साथ में उनके अंदर अप्रोटीन भाग भी पाया जाता है जो प्रोटीन भाग की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होता है। तो इस प्रकार के एंजाइम को क्या बोला जाता है, हेलो एंजाइम। तो देखो हेलो एंजाइम का चित्र दिया हुआ है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हेलो एंजाइम क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके प्रोटीन भाग क्या होता है और अप्रोटीन भाग क्या होता है। देखो पूर्ण एंजाइम या हेलो एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं, दो, मतलब इनमें दो भाग पाए जाते हैं। एक प्रोटीन भाग होता है, एक होता है अप्रोटीन भाग। इसमें सबसे पहला भाग होता है उसको बोला जाता है एथो एंजाइम। ठीक है। एथो एंजाइम किसको बोलते हैं, कि होलो एंजाइम के प्रोटीन वाले भाग को एपो एंजाइम बोला जाता है। एपो एंजाइम किसे बोलते हैं, प्रोटीन वाले भाग को क्या बोला जाता है, एपो एंजाइम। यह एंजाइम का प्रमुख भाग होता है। विभिन्न एंजाइमों में प्रोटीन अणु के अलग अलग
तथा अमीनो अम्लों का क्रम विशिष्ट होता है। हेलो एंजाइम के प्रोटीन वाले भाग को एक या अधिक विशेष क्षेत्र होते हैं जिन्हें सक्रियक स्थल बोला जाता है। सीधा सा अपने को याद रखना है कि एपो एंजाइम किसे बोलते हैं, कि हेलो एंजाइम के प्रोटीन वाले भाग को हम क्या बोला जाता है, एपो एंजाइम कहा जाता है। यह प्रोटीन का क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, मेन भाग होता है। अब दूसरा है सहकारक या कोफैक्टर। पहला तो प्रोटीन वाला भाग हो गया, अब दूसरा है सहकारक या कोफैक्टर। तो ये क्या होता है, अप्रोटीन भाग। तो परिभाषा इसकी क्या होगी कि हेलो एंजाइम के अप्रोटीन वाले भाग को सहकारक कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। देखो सीधा सा शॉर्ट याद रखना है, 3 भाग है। पहला है प्रोस्थेटिक समूह, दूसरा है सह एंजाइम और तीसरा है सक्रियक। प्रोस्थेटिक समूह क्या होता है, ये अप्रोटीन प्रकृति के होंगे तीनों। ये दृढ़तापूर्वक बंधे हुए रहते हैं एपो एंजाइम से, मतलब एकदम टाइट बंधे हुए रहते हैं एपो एंजाइम से प्रोस्थेटिक समूह। उदाहरण साइटोक्रोम। दूसरा है सह एंजाइम, ये थोड़े ढीले बंधे हुए रहते हैं, मतलब जितने प्रोस्थेटिक समूह टाइट रहते हैं उतना ये टाइट नहीं रहता है, जैसे NAD NADP इसका उदाहरण है। और तीसरा है सक्रियक। सक्रियक क्या होता है कि ये अप्रोटीन भाग अकार्बनिक प्रकृति के कोई भी धातु आयन द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, जैसे फेरस इसका उदाहरण होता है। तो ये किसी भी धातु आयन के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। तो ये हो गए तीनों इसके भाग। अब देखो अपने टॉपिक है एंजाइम की क्रियाविधि, कि एंजाइम होता है वो काम कैसे करता है। ठीक है, तो एंजाइम है उसकी क्रियाविधि या एंजाइम की अभिक्रिया है, उसकी क्रियाविधि को 2 भागों में बांटा गया है, या हम ये कह सकते हैं कि 2 प्रकार से इसको समझाया जा सकता है। कोई भी एंजाइम है उसकी क्रियाविधि है या अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाधार होते हैं उन पर निर्भर करती है। तो एंजाइम की क्रियाविधि 2 भागों में बांटा गया। एक तो होता है एंजाइम क्रियाधार जटिल निर्माण या संकुल निर्माण, और दूसरा है सक्रियण ऊर्जा में कमी। ठीक है, तो इन दोनों भागों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, कंप्लीट इनके बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम 1 नंबर पॉइंट, पहला पॉइंट है एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण। तो पहले हम बात करते हैं एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण क्या होता है। तो देखो सीधी सी भाषा में हम समझें कि एक होता है क्रियाधार और एक होता है एंजाइम। ठीक है, तो जब क्रियाधार और एंजाइम आपस में मिलते हैं तो एक अस्थायी यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम क्रियाधार जटिल बोला जाता है। सीधा सा याद रखना है कि जब एक क्रियाधार और एंजाइम आपस में मिलते हैं तो एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण करते हैं। अब जब एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण हो जाता है तो जब ये दोनों आपस में टूटते हैं तो एक एंजाइम और एक क्या होता है, उत्पाद बन जाता है। एक क्या बनता है, एंजाइम, और दूसरा उत्पाद बनता है। समझ में आया होगा कि एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण कैसे होता है, कि एक एंजाइम और क्रियाधार आपस में मिलकर एक अस्थायी यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसे हम एंजाइम क्रियाधार जटिल कहते हैं। जब इससे एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण होता है तो वापस जब अभिक्रिया संपन्न होती है तो एंजाइम किस रूप में टूट जाता है, एक उत्पाद के रूप में टूट जाता है। अब इस सिद्धांत को समझने के लिए 2 सिद्धांत और दिए गए हैं। तो इस सिद्धांत को अच्छी तरह से समझने के लिए हम पहले उन दोनों सिद्धांतों के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे कि वो दोनों सिद्धांत कौन कौन से हैं और ये सिद्धांत किस प्रकार से काम करते हैं। तो इसका पहला है सिद्धांत ताला कुंजी सिद्धांत। ठीक है, देखो ताला कुंजी सिद्धांत क्या होता है, जैसे हम घरों के अंदर अच्छी तरह से ताला का काम में लेते हैं, ताले को हम बंद करते हैं चाबी से। तो एक चाबी है उसको एंजाइम माना और एक ताला है उसको क्रियाधार माना। ठीक है, चित्र में आपको दिख रहा है, सबसे पहले चाबी दिख रही है, दूसरा ताला भी दिख रहा है। अब इस ताले से इस चाबी को बंद करेंगे। ठीक है, तो किसका निर्माण हुआ, एक अस्थायी यौगिक बड़ा, मतलब एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण। अब इस चाबी से इस ताले को वापस खोलेंगे तो देखो वापस चाबी बन गई, चाबी बाहर निकल गई, ताले से चाबी अलग हो गई।
तो ये अलग हुई है, ये तो क्या बन गया, एंजाइम बन गया। और उत्पाद के रूप में देखो दो भाग बन गए, ठीक है, ये क्या बन गए, उत्पाद। तो इस सिद्धांत को ताला कुंजी सिद्धांत के द्वारा भी समझाया जा सकता है। तो आप नोट्स भी ये जो फोटो दिख रही है इससे बना लेना, ठीक है। अब दूसरा सिद्धांत है प्रेरित आसंजन सिद्धांत। ताला कुंजी सिद्धांत है, ये क्या होता है कि जैसे चाबी होती है वो कठोर होती है, ठीक है, तो उसी प्रकार से इसमें आकार में चाबी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन प्रेरित आसंजन सिद्धांत, इसमें देखो क्रियाधार दिख रहा है आपको, ठीक है, एंजाइम ऊपर चित्र है, नीचे क्रियाधार जो ब्लैक किया हुआ है, तो ये क्रियाधार है। ये अपने आकार में परिवर्तन करता है, मतलब जैसा सक्रियण स्थल, सक्रियण स्थल क्या होता है, जहां पे आके क्रियाधार फिट होता है उस स्थल को हम क्या बोलते हैं, सक्रियण स्थल। तो जिस प्रकार का संकीर्ण स्थल होता है उसी प्रकार का ये अपना आकार बना लेता है, ठीक है, अपनी साइज है वो उसी के आधार पर बना लेता है। तो इसकी सिद्धांत ये किसने दिया था, सन 1966 में कोशनलैंड ने प्रेरित आसंजन सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि एंजाइम में पाए जाने वाले सक्रिय स्थल दृढ़ नहीं होते हैं, मतलब कठोर नहीं होते हैं, अपने आकार में परिवर्तन कर लेते हैं, ठीक है। जिस प्रकार एंजाइम के अंदर आकार है, जिस आकृति का एंजाइम में स्थान है या सक्रिय स्थल है, उसी प्रकार से अपने आकार में यह क्या कर लेते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं, उसी प्रकार से ये अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो पहला हो गया अपने कंप्लीट, इसके दोनों सिद्धांत हुए। अब देखो दूसरा है सक्रियण ऊर्जा में कमी। तो आपको ये ग्राफ दिख रहा है, ठीक है, ग्राफ को देख के ही इसको अपने को समझना है। होता क्या है कि जब भी कोई भी अभिक्रिया है संपन्न होती है, उसमें एंजाइम उपस्थित होता है, तो उसमें संकीर्ण ऊर्जा उसकी कमी होती है। यदि अभिक्रिया में एंजाइम उपस्थित है, ठीक है, या हम ये कहें कि अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए जैसे ऊर्जा की तो आवश्यकता होती है, तो किसी भी अभिक्रिया में यदि एंजाइम उपस्थित है तो उसमें संकीर्ण ऊर्जा में कमी होगी। तो आपको ग्राफ में दिख रहा होगा कि एंजाइम युक्त मतलब संकीर्ण ऊर्जा में कमी, और एंजाइम रहित मतलब जिसके अंदर एंजाइम अनुपस्थित है, ठीक है, तो उसकी संकीर्ण ऊर्जा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो यही मेन पॉइंट संकीर्ण ऊर्जा सिद्धांत है। तो ये समझ में आ गया होगा, नोट्स है उसको अच्छी तरह से समझ लेना, बिल्कुल सरल है, ठीक है। अब आगे का हम टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं कि अगला टॉपिक है अपने वो है एंजाइमों का नामकरण पद्धति। अगला टॉपिक कौन सा है, एंजाइमों का नामकरण पद्धति। तो एंजाइमों का नामकरण पद्धति है वो किसने दिया था, सन 1883 में ड्यूक्लॉस, ठीक है। उन्होंने क्या बताया कि कोई भी एंजाइम है उसके नाम से पहले एज प्रत्यय लगाया जाता है। कोई भी एंजाइम है उसके नाम से पहले क्या लगाया जाता है, एज प्रत्यय लगाया जाता है, ठीक है। जैसे प्रत्यय और उपसर्ग ये हिंदी में आप पढ़ते हो, तो कोई भी एंजाइम है उसके नाम से पहले क्या लगाया जाता है, कौन सा प्रत्यय लगाया जाता है, एज प्रत्यय लगाया जाता है, ठीक है। अब ये किस प्रकार से लगाया जाता है ये हम पढ़ेंगे कि ये कैसे लगाया। अब देखो एंजाइम की नामकरण की दो विधियां प्रचलित है। पहली है क्रियाधार के आधार पर। तो इस पद्धति के अनुसार क्रियाधार के अंत में एज लगाया जाता है जो इन क्रियाधार पर आक्रमण करता है, जैसे सुक्रेज, माल्टेज, लाइपेज, ठीक है। तो जैसे सुक्रेज है शर्करा पर आक्रमण करता है, माल्टेज है वो किस कार्बोहाइड्रेट पर आक्रमण करता है, और लाइपेज है वो लिपिड्स पर आक्रमण करता है। तो ये तो है इसकी पहली विधि। अब है दूसरी विधि। इसकी दूसरी विधि है रासायनिक क्रिया के आधार पर। तो रासायनिक क्रिया के आधार पर कि इस पद्धति के अनुसार एंजाइमों का नामकरण उसके द्वारा उत्प्रेरित क्रिया के आधार पर किया जाता है, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीडेज, हाइड्रोजन ऑक्सीलेज, कार्बोक्सिलेज, डिहाइड्रोजिनेज आदि एंजाइमों का नामकरण उसमें उत्प्रेरित होने वाली क्रियाधार व अभिक्रिया की प्रकृति के आधार पर होता है। मतलब उसके अंदर जो अभिक्रिया संपन्न हो रही है उसी के आधार पर होता है। आगे देखो थोड़ा सा नोट्स के रूप में है, जैसे सन 1955 में अंतर्राष्ट्रीय जैव संसाधन शोध मानव एवं इनके आधार पर क्या किया गया, इनने एंजाइमों का नामकरण किया गया। तो इनको आपको क्या करना है, जो भी ये नोट्स है उनको
कंप्लीट अच्छी तरह से बना लेना है, नोट कर लेना है अपनी नोटबुक के अंदर। इनके वीडियो है वो पहले डाले हुए हैं, तो वीडियो के मैं और आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब है अपने एंजाइमों का वर्गीकरण, हेडिंग ये लगा लेना ऊपर, एंजाइमों का वर्गीकरण। तो एंजाइमों का वर्गीकरण है किस प्रकार से किया गया, ठीक है। तो एंजाइमों के वर्गीकरण को मतलब एंजाइम उनको 6 वर्गों में बांटा गया है, कंप्लीट 6 वर्गों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है ऑक्सीडोरोडक्टेज। इस वर्ग के अंतर्गत सभी एंजाइमों को सम्मिलित किया गया है जो ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, अभिक्रिया को उत्प्रेरित। इस वर्ग के अंतर्गत उन सभी एंजाइमों को सम्मिलित किया गया है जो ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। यह एंजाइम अपने क्रियाधार से या तो हाइड्रोजन को हटा देते हैं या हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं, जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ये हो गया इसका उदाहरण। कहने का मतलब या तो हाइड्रोजन को जोड़ते हैं या फिर हटा देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडोटरेज एंजाइम कहते हैं। अब दूसरा है ट्रांसफेरेज। इस वर्ग के अंतर्गत उन एंजाइमों को रखा गया है जिसमें हाइड्रोजन के अतिरिक्त किसी भी मूलक अथवा समूह को एक क्रियाधार के द्वारा दूसरे पर स्थानांतरण, सीधा ट्रांसफर मतलब एक से दूसरे पर स्थानांतरण करना, तो इसका उदाहरण है ट्रांस एमिनेज। दूसरा है हाइड्रोलेजेज। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो भी अणु है जुड़ता है, जल का कोई भी अणु है वो जुड़ता है हाइड्रोलेजेज में, जैसे एमाइलेज। और अंतिम है लाइजेजेज। इसके अंतर्गत क्या होता है, जल अपघटन होता है, ठीक है। जल का क्या होता है, अपघटन होता है। इसमें देखो जल का अपघटन होता है। लाइजेजेज है, इसके अंदर क्या होता है, जल का अपघटन होता है, जैसे एल्ड्रोलेज इसका उदाहरण है। तो देखो ट्रांसफेरेजेज, इसमें एक है दूसरे पर विस्थापित हो जाता है। हाइड्रोलेजेज जल के अणु का टूटता है। लाइजेज इसमें जल अपघटन होता है। तो ये तो हो गए 4 तक, पूरे कितने 6। अब है 5वां आइसोमरेजेज। इसके अंतर्गत क्या होता है कि प्रकाशीय समावेवी में परिवर्तन होने वाली अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। ये क्या करता है, मतलब इसमें उन एंजाइमों को रखा गया है जो प्रकाशीय समावेवी परिवर्तन में होने वाली अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है, जैसे फास्फोहेक्सो आइसोमेरेज। दूसरा है लाइगेजेज। इसमें उन एंजाइमों के यौगिकों सहसंयोजक बंधु द्वारा जोड़ने वाली अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है, उनको रखा गया है। ये हो गया पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। तो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। थोड़े कुछ महत्वपूर्ण बात आप ध्यान से सुनना कि इस चैप्टर की सभी वीडियो है, ठीक है, जो लाइव मैंने क्लासें ली है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा। तो सभी क्लासें उनका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप कंप्लीट इनको देखिए। ये नोट्स के रूप में वीडियो था जो एक बार कंप्लीट हमने इसका रिवीजन किया, दोबारा इसको रिवाइज किया। अगर पूरे वीडियो देखने हैं तो आप नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर कंप्लीट मिल जाएगा, तो उसके अंदर अच्छी तरह से वीडियो को देखें, अच्छी तरह से उसको समझें कि किस प्रकार से ये चैप्टर हमने पूरा पढ़ा है। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।